नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम बुक के चौथे चैप्टर ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति की शुरुआत की थी, जिसमें मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण औरंगजेब के पश्चात साम्राज्य के सम्मुख अन्य समस्याएं, स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय, उत्तराधिकारी राज्य जिसमें हैदराबाद, बंगाल और अवध शामिल है, स्वतंत्र राज्य जिसमें राजपूत राज्य मैसूर और केरल शामिल है के बारे में पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम नवीन राज्य जिसमें मराठा, सिख, रोहिला एवं बंगश पठान शामिल है के बारे में पढ़ेंगे। नवीन राज्य। पहला, मराठा। मराठाओं को पूरी तरह कुचलने की औरंगजेब की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी। मराठाओं ने 1707 की कालावधि के पश्चात मुगल साम्राज्य के अपक्षय में ठोस चुनौती प्रस्तुत की। यद्यपि वे एक ऐसी शक्तियों में से थे जो अखिल भारतीय शक्ति के तौर पर मुगलों को प्रतिस्थापित कर शक्ति शून्य को भर सकते थे, वे अपनी एकता के अभाव में और गैर प्रगतिशील विचारों एवं दृष्टिकोण के कारण ऐसा करने में विफल हो गए। शाहू, शिवाजी का पोता, जो 19 वर्षों तक सम्मानपूर्वक मुगलों की कैद में रहा, कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जल्द ही रिहा कर दिया गया। शाह और ताराबाई, इसकी ताई, के बीच 1714 तक खुला संघर्ष चलता रहा। अपने विश्वसनीय और सक्षम मंत्री बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू विजयी हुआ। 1713 में शाहू ने बालाजी को पेशवा या प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि उसे स्वयं प्रशासनिक अनुभव नहीं था। नए पेशवा ने तेजी से मराठा सरदारों और महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों पर शाहू एवं अपने नियंत्रण को सुदृढ़ किया। उसने मुगल दरबार के संघर्षों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाया। 1719 में सैयद बंधुओं के साथ उसके समझौते के फलस्वरूप शाहू को अपने क्षेत्र के वैद्य शासक के तौर पर मुगल मान्यता मिली और मुगलों की कैद से शाहू के परिवार के लोगों को रिहा कर दिया गया तथा 6 मुगल प्रांतों बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकोंडा, औरंगाबाद और खानदेश से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मराठाओं को प्राप्त हुआ। इसके बदले में शाहू मुगल शासक फर्रुखसियर की सेवा में 15,000 अश्वरोही सेना का एक दल देने, दक्कन में विद्रोह एवं लूटपाट रोकने और वार्षिक रूप से मुगल शासक को 10 लाख रुपए की भेंट देने पर सहमत हुआ। हालांकि बालाजी ने फर्रुखसियर को उखाड़ फेंकने में सैयद बंधुओं की मदद की। बालाजी विश्वनाथ के समय पेशवा का पद बेहद शक्तिशाली हो गया और मराठा राज्य ने प्रभुत्वशाली विस्तारवादी राज्य का दर्जा प्राप्त किया। बालाजी प्रथम ने अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात 1720 में मात्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा का पद संभाला। बाजीराव मराठा की शक्ति को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित करने में सफल हुआ। उत्तर में उसने 1728 में मालवा और 1731 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। उसने बुंदेलखंड पर भी कब्जा किया और दक्कन में पालखेड़ में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया और इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्रित करके अधिकार सुनिश्चित किया। 1733 में उसने जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ अभियान के नेतृत्व किया और उन्हें मुख्य भूमि से मार भगाया। बाजीराव ने 1737 में दिल्ली पर छापा मारा और मुगल शासक ने निजाम से मदद करने को कहा, लेकिन निजाम को भोपाल के पास फिर से पराजित कर दिया गया और संपूर्ण मालवा और नर्मदा तथा चंबल के बीच के क्षेत्र बाजीराव को सौंपने को बाध्य किया गया। निजाम को मराठाओं को युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने को कहा गया तथा दक्कन प्रांतों में चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलने के अधिकार के अतिरिक्त अनुदान देने को बाध्य किया गया। इस प्रकार 1740 तक जब बाजीराव की मृत्यु हुई, मराठा केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गए, अपितु उन्होंने विस्तारवादी साम्राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे, 1740 में पेशवा बने और 1761 तक उन्होंने शासन किया। वो अपने पिता के सही उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। 1749 में राजा शाहू की मृत्यु के साथ बालाजी बाजीराव मराठा राज्य के वास्तविक और व्यवहारिक शासक बन गए। उन्होंने पूना, पेशवा का मुख्यालय, में सरकार को स्थानांतरित किया। मराठा शक्ति का विस्तार तीसरे पेशवा के अंतर्गत भी निरंतर जारी रहा। बालाजीराव के अंतर्गत मराठा शक्ति ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर नियंत्रण करके मध्य भारत पर नियंत्रण कर लिया। दक्षिण भारत पर पारस्परिक रूप से आसानी से नियंत्रण कर लिया। बाजीराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति ने उत्तर भारत की ओर कूच किया।
और दिल्ली दरबार में मराठा प्रभाव को स्थापित किया। इमादुल मुल्क को मराठाओं के मौन समर्थन से मुगल दरबार में वजीर बना दिया गया, जो वास्तव में मुगल सिंहासन के पीछे की शक्ति बन गए थे। बालाजी बाजीराव ने जल्द ही पंजाब को भी अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस पर उस समय अहमद शाह अब्दाली का सहायक शासन कर रहा था। इसके परिणाम स्वरूप मराठा और अफगानों के बीच झगड़े का जन्म हुआ और 1761 में पानीपत के युद्ध के रूप में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाएं ऐतिहासिक स्थल पानीपत में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। मराठा सेना का अफगान की सेना के सामने कोई मुकाबला नहीं था। जैसा कि अफगानी सेना पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित थी, सेनापति विश्वराव पेशवा का छोटा पुत्र और सदाशिव राव भाऊ पेशवा का चचेरा भाई सहित युद्ध भूमि में लगभग 28,000 मराठा मारे गए। पेशवा करारी हार की खबर सुनकर स्वयं भी काफी समय तक जीवित नहीं रह पाए। पानीपत का युद्ध नकारात्मक रूप से निर्णायक रहा। पानीपत के युद्ध में पराजय मराठाओं के लिए विध्वंसक सिद्ध हुआ, जिसने उनके अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया। जैसा कि वे अपनी सेना के मुख्य लोगों के साथ साथ राजनीतिक प्रतिष्ठा भी खो चुके थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली के गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन उसी समय उसके मुजालिमों ने 2 वर्षों से बकाया वेतन न मिलने के कारण बगावत कर दी और अब्दाली को मजबूरन अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार राजसी साम्राज्य ने अफगान और मराठा दोनों को नकार दिया। उत्तरी भारत में शक्ति शून्य पैदा हो गया, जिसे विभिन्न साम्राज्य आगामी 4 दशकों तक भरने में व्यर्थ प्रयास करते रहे। इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, अपितु यह निर्णय किया कि कौन शासन नहीं करेगा। युवा माधवराव 1761 में चौथे पेशवा के रूप में मराठा के भविष्य को अपने योग्य मंत्री नाना फडणवीस की सहायता से 11 वर्षों की छोटी समयावधि तक संभालने में सफल रहा। 1771 में मराठाओं ने दिल्ली में शाह आलम को मुगल शासक बनने में मदद की, लेकिन माधवराव की समय पूर्व मृत्यु ने फिर से असमंजस्य की स्थिति खड़ी कर दी और उत्तराधिकार की लड़ाई में पूना की केंद्रीय सत्ता को फिर से प्रभावित किया। पेशवा नियंत्रित मराठा 5 स्वतंत्र राज्यों बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और पूना में पेशवा में विघटित हो गए। इसमें सिंधिया और होलकर बेहद महत्वपूर्ण थे और महादमी सिंधिया बेहद मधावी थे। लेकिन दिल्ली का नियंत्रण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने राजपूत के साथ साथ अपने प्रतिस्पर्धा होलकर और नाना फडणवीस को भी पराजित कर दिया और पूना की शक्ति प्राप्त कर ली। महादजी सिंधिया की उस समय मृत्यु 1794 में हुई, जब यह प्रतीत होने लगा था कि वे साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे। महादजी की मृत्यु अपूरणीय क्षति थी और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ मराठा शक्ति को पुनर्जीवित करने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। दूसरा, सिख। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को उनके धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु एक आक्रामक पंथ के रूप में रूपांतरित किया। बंदा बहादुर, जिसने 1708 में सिखों का नेतृत्व संभाला, पराजित हुआ और मारा गया। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के संदर्भ में सिखों ने एक बार फिर अपनी सत्ता प्राप्त की। इस स्थिति में उन्होंने स्वयं को 12 मिसलों या संधियों में विभाजित किया, जिन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण रखा। एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ पंजाब की स्थापना करने का श्रेय रंजीत सिंह को जाता है, जो महासिंह के पुत्र थे। महासिंह सुकरचकिया मिसल के सरदार थे। रंजीत सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत सतलुज से झेलम तक का क्षेत्र आता था। उसने 1799 में लाहौर पर और 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त की। अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि के द्वारा रंजीत सिंह ने सतलुज के क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार को मान्यता प्रदान की। रंजीत सिंह ने एक दक्ष प्रशासन की व्यवस्था की। यूरोपियों की मदद से उसने अपनी सेना को अत्यधिक आधुनिकीकृत किया, लेकिन अपने साम्राज्य के नजदीक रंजीत सिंह को अंग्रेजों द्वारा बाध्य करने पर शाह शुजा और ब्रिटिश कंपनी के साथ 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत शाह शुजा को काबुल के सिंहासन पर आसीन करने के दृष्टिगत रंजीत सिंह ब्रिटिश सेना को पंजाब के रास्ते जाने देने पर सहमत हुए। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। उनके उत्तराधिकारी राज्य को शासित नहीं कर पाए और उन्होंने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया। तीसरा, रोहेला एवं मंगस पठान। रोहेलखंड एवं मंगस पठान के राज्यों का जन्म 17वीं शताब्दी में भारत की और अफगान लोगों के प्रवास का परिणाम था।
अफगानिस्तान में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानियों को भारत में बड़े पैमाने पर आवर्जन हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात उत्तर भारत में सत्ता के पतन का लाभ अली मोहम्मद खान ने उठाया और एक छोटे से राज्य रोहेलखंड की स्थापना की। यह क्षेत्र हिमालय की गिरिपीठ में उत्तर में कुमाऊं और दक्षिण में गंगा के मध्य अवस्थित था। इस प्रकार गंगा की घाटी में रोहेला एवं बंगश पठानों ने अपने लिए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया। दाऊद एक अफगानी सैनिक और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली जिले में एक छोटी स्टेट को रोहेलखंड नामक स्वतंत्र राज्य में बदल दिया। पूरब में मोहम्मद खान बंगश एक अन्य अफगानी साहसी ने स्वयं को फर्रुखाबाद का शासक घोषित कर दिया और बाद में अपने साम्राज्य इलाहाबाद और बुंदेलखंड तक विस्तारित किया। आज की क्लास में हमने नवीन राज्य जिसमें मराठा, सिख और रोहेला एवं बंगश पठान शामिल है के बारे में पढ़ा और अगले क्लास में हम क्षेत्रीय राज्यों की प्रकृति एवं सीमाएं और यूरोपीय आगमन के समय भारत की स्थिति जैसे आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, दास्ता, कला एवं स्थापत्य इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।